नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक समझौता विचारक रूसो के विचार। रूसो भी एक सामाजिक समझौतावादी विचारक था। हमने हॉब्स और लॉक को पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे रूसो के बारे में कि रूसो ने भी राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते के आधार पर होना बताया, लेकिन यहाँ हम थोड़ा सा अलग है रूसो की विचारधारा हॉब्स और लॉक के विचारों से। तो यहाँ हम देखते हैं कि रूसो ने किस प्रकार राज्य की उत्पत्ति का वर्णन किया है, या किस प्रकार उसने मानव स्वभाव का वर्णन किया, किस प्रकार उसने राज्य और सामाजिक संस्थाओं को बताया है, और राज्य की उत्पत्ति जो होती है उसमें राज्य का स्वरूप क्या होता है। तो रूसो का अध्ययन करने के आधार पर जो निष्कर्ष निकलता है कि रूसो का नाम जो है वो एक लोकप्रिय संप्रभुता के प्रतिपादक के रूप में हमारे सामने आता है। रूसो का नाम सामान्य इच्छा के सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है कि जिसमें कि उसने सभी व्यक्तियों की सामान्य हित की, सामान्य चेतना की भावना का उसने प्रतिपादन किया है, जो कि एक राज्य का आधार होता है। सामान्य इच्छा जो एक राज्य का आधार होती है। तो यहाँ पर रूसो की विचारधारा को हम पढ़ेंगे कि रूसो किस प्रकार उसने अपने विचारों का प्रतिपादन किया। रूसो की जो रचनाएं हैं उसमें उसके विचारों का हमें दर्शन, रूसो की विचारधारा उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जिसके विभिन्न ग्रंथ रचनाएं हैं, जैसे कलाओं और विज्ञानों के नैतिक प्रभावों पर एक निबंध, व्यक्तियों में असमानता के उद्भव पर एक निबंध, और रूसो की सबसे महत्वपूर्ण रचना है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो 1762 में प्रकाशित हुई। तो इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रूसो ने सामाजिक समझौता सिद्धांत का विस्तार से प्रतिपादन या वर्णन किया है। द इमाइल कन्वेंशन, इस प्रकार ये रूसो के प्रमुख रचनाएं हैं जिसमें हमें रूसो के राजनीतिक विचारों के दर्शन मिलते हैं। तो यहाँ पर हम रूसो के राजनीतिक विचार पढ़ेंगे बच्चों, जिसमें क्योंकि वो एक सामाजिक समझौतावादी विचारक है, तो उसमें हम शुरुआत करेंगे कि रूसो ने मानव प्रकृति पर, क्योंकि तीनों विचारकों ने सामाजिक समझौते के लिए मानव प्रकृति, प्राकृतिक अवस्था और प्राकृतिक अवस्था के बाद जो राज्य उत्पन्न होता है उसके स्वरूप और उसके कारणों पर प्रकाश डाला है। तो सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे कि मानव प्रकृति पर रूसो के क्या विचार है, क्योंकि राज्य की शुरुआत रूसो भी वहीं से करता है कि मानव प्रकृति कैसी है, मानव का स्वभाव किस प्रकार का है। तो मानव स्वभाव पर या मानव प्रकृति पर रूसो के विचार क्या है उसको हम पढ़ेंगे, क्योंकि हम रूसो के राजनीतिक विचार पढ़ रहे हैं बच्चों। उसमें सामाजिक समझौता जो है वो रूसो ने किस प्रकार सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रतिपादन या विवेचन किया है। तो उसमें सर्वप्रथम जो पॉइंट है वो है मानव प्रकृति पर रूसो के विचार। सामाजिक समझौते के सिद्धांत में रूसो का सर्वप्रथम जो पॉइंट है वो है मानव प्रकृति पर रूसो के विचार क्या है उसको हम पढ़ेंगे। तो रूसो ने अपनी रचना असमानता के उद्भव पर एक निबंध में मानव प्रकृति और प्राकृतिक अवस्था का विस्तार से विवेचन किया है। मानव प्रकृति के बारे में रूसो का विचार थोड़ा अलग है, और यहाँ पर वह हॉब्स और लॉक के विचारों के मध्यम मार्ग को अपनाता है। उसका यह मानना है कि मानव न तो हॉब्स के मानव की तरह स्वार्थी, झगड़ालू, क्रूर, हिंसक, कपटी, धूर्त है, और न ही लॉक के मानव की तरह इतना शांत, सहयोगी, सहिष्णु, दयालु या प्रेमी है। बल्कि रूसो का जो मानव है वो प्राकृतिक दशा में पूर्ण आनंद का जीवन व्यतीत करता था। वह किस प्रकार का मानव था? वह स्वतंत्र, संतुष्ट, आत्मनिर्भर प्राणी था। वह एक प्रकार का वो जंगली, असभ्य प्राणी था, लेकिन वो दुष्ट नहीं था, हिंसक नहीं था, अनैतिक नहीं था। वो एक सीधा सादा, भोला भाला, असभ्य जीव था, जो कि सादा, सरल और एकाकी जीवन व्यतीत करता था। वो अपने साथियों से उसको कोई लेना देना नहीं था। उसका जीवन सादा सरल था, और वो एक जंगली की तरह रहता था, लेकिन वह अहंकारी नहीं था, क्रूर नहीं था, वो दूसरों को हानि नहीं पहुंचाता था। उसमें न स्वार्थ था, न उसमें बौद्धिक कुशलता थी। तो उसमें तेरी मेरी का, नैतिकता या अच्छे बुरी का, इस प्रकार का ज्ञान उसके मानव में नहीं था, क्योंकि वो एक सरल और एक जिसको रूसो ने भला असभ्य जीव का नाम दिया है, उसका मानव उस तरह का प्राणी था जिसे ना अपने किसी सहयोगियों की, साथियों की आवश्यकता थी, न समाज की आवश्यकता थी।
वो एक स्वतंत्र जीवन और एकाकी जीवन व्यतीत करने वाला प्राणी था, जिसको किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं था। तो इस प्रकार वो एक भला असभ्य जीव की तरह था। तो यहाँ पर उसने मानव स्वभाव की दो मौलिक प्रवृत्तियाँ बताई है, जिसमें पहली आत्मसुरक्षा और दूसरा करुणा। तो रूसो ने यही कहा है कि मानव अपनी आत्मरक्षा से प्रेरित होता है और इसीलिए मानव की सुरक्षा के लिए उसको मानव को अपनी सुरक्षा की चिंता रहती है। इसलिए मानव जो है उसको जो कानून है वो उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इस प्रकार रूसो ने कहा। और मानव में करुणा भी होती है। वो दूसरे मानव का शत्रु नहीं होता, वो संघर्ष नहीं करता, वो हिंसक नहीं होता, वो झगड़ालू नहीं होता है। तो यहाँ पर वो यह कहता है कि मानव में करुणा का जो एक तत्व होता है वो उसको एक प्रेरित करता है कि वो दूसरे मानव को भी कोई नुकसान न पहुँचाए। तो इस प्रकार रूसो के अनुसार मानव जो है वो अपनी परिवार में रहकर अपने और अपने परिवार की सुरक्षा करता है। तो इस प्रकार उसने मानव एक ऐसा जीव बताया है जिसको कि जो एक असभ्य सादा भला जीव होता है, जो कि अपने में मस्त रहने वाला प्राणी होता है। और उसी अवस्था के आधार पर ही रूसो ने प्राकृतिक अवस्था का भी वर्णन किया है। तो दूसरा पॉइंट में सामाजिक समझौते सिद्धांत में प्राकृतिक अवस्था पर रूसो के क्या विचार है उसको हम पढ़ेंगे। कि अपने उसी निबंध में असमानता के उद्भव पर एक निबंध में रूसो ने प्राकृतिक अवस्था का भी बड़ा अच्छा वर्णन किया है। इसमें वो आदिम जो व्यक्ति है, जो प्राकृतिक व्यक्ति है, उसमें वो भले असभ्य जीव के रूप में उस अवस्था को प्रकट करता है। और ये प्राकृतिक अवस्था जो है वह सामाजिक परंपराओं से बंधनों से बिल्कुल स्वतंत्र मुक्त थी, जिसमें कि व्यक्ति शांति का आनंद का जीवन व्यतीत करता था। यह प्राकृतिक अवस्था सामाजिक या फिर किसी भी प्रकार की राज्य या नागरिक दशा से श्रेष्ठ होती है, जिसमें और इतनी अच्छी अवस्था होती है कि रूसो कहता है कि प्रकृति की ओर वापस लौट चलो, क्योंकि यह अवस्था भोलेपन की अवस्था थी। यह अवस्था व्यक्ति की एकाकीपन की अवस्था थी, जिसमें रहकर व्यक्ति सुखी था, आनंद का जीवन व्यतीत करता था, जिसमें व्यक्ति निष्कपट जीवन व्यतीत करता था। तो एक निर्दोष निष्कपट अवस्था थी, जंगली थी लेकिन हिंसक नहीं थी। एक ऐसी अवस्था थी जिसमें कि व्यक्ति जो है वह अपने आनंद का जीवन व्यतीत करता था, जिसमें अनैतिकता नहीं थी, धोखाधड़ी नहीं थी, संघर्ष नहीं था, युद्ध नहीं था, हिंसा नहीं थी। तो इस प्रकार की प्राकृतिक अवस्था का वर्णन रूसो के द्वारा किया गया है। तो प्राकृतिक दशा का जो वर्णन उसने किया है, या जिस प्राकृतिक दशा की ओर रूसो व्यक्ति को वापस लौटाना चाहता है, वो एक काल्पनिक दशा है। ये इस पर किसी प्रकार की ऐतिहासिक या मानवीय अवस्था नहीं है। तो इस प्रकार उसने जो प्राकृतिक अवस्था बताई है वो राज्य या समाज के निर्माण से पूर्व की दशा है, जो कभी विद्यमान संभवतः न थी न होगी। लेकिन फिर भी रूसो ने उसको आधुनिक समाज या आधुनिक राज्य के निर्माण के लिए उसको समझना उसने आवश्यक समझा है। तो इस प्रकार रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था जब भी कोई विद्यमान थी तो वो एकाकीपन की अवस्था थी, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए अपना जीवन व्यतीत करता था। तो इस प्रकार व्यक्ति की जो अवस्था थी उसमें उसकी आवश्यकताएं भी थी, लेकिन उसमें कुछ परिस्थितियां ऐसी थी जिसमें कि व्यक्ति में उसकी जो आवश्यकताएं आगे विकसित हुई, उसने व्यक्ति में एक समाज के एक विवेक को, उसके ज्ञान को जन्म दिया, ताकि व्यक्ति समाज का या राज्य का निर्माण कर सके। तो इस प्रकार रूसो की जो प्राकृतिक अवस्था थी वो निर्दोष निष्कपट और एक भोलेपन की अवस्था थी, वो परम सुख और आनंद की अवस्था थी, वो समानता स्वतंत्रता की अवस्था थी। और हॉब्स की अवस्था की तरह संघर्ष की अवस्था या युद्ध की अवस्था नहीं थी, वह मानव के लिए एक श्रेष्ठ अवस्था थी। तो इसलिए रूसो यही कहता है कि हमारा अज्ञान, हमारा भोलापन, हमारी गरीबी हमें लौटा दो, जो हमें प्रसन्न रखती है, जो हमें आनंद देती है। तो इस प्रकार रूसो कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति अपने आनंद के साथ जीवन व्यतीत करता था, या वो यह कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति विवेक से जीवन व्यतीत करता हो, ऐसा नहीं था, बल्कि व्यक्ति दो तत्वों से काम करता था। एक तो जैसा हमने पहले पढ़ा बच्चों, आत्म सुरक्षा और करुणा, इन दो तत्वों से व्यक्ति
प्राकृतिक अवस्था में प्रेरित होता था। तो प्राकृतिक अवस्था में विवेक के नहीं था, बल्कि व्यक्ति की भावनाएं थी जो कि व्यक्ति को संचालित करती थी। तो इस प्रकार रूसो का यह मानना है कि यह सामाजिक और आंतरिक संगठन से पूर्व की अवस्था है। उस प्राकृतिक अवस्था से सामाजिक दशा में जो परिवर्तन आया, यानी कि व्यक्तियों ने प्राकृतिक अवस्था को छोड़कर जो राज्य या समाज का निर्माण किया, उसका कारण था जनसंख्या में वृद्धि होना, व्यक्तियों में निजी संपत्ति की भावना का विकास होना, व्यक्तियों में तर्क और बुद्धि या विवेक का जैसे तत्वों का उदय होना। उसके साथ ही व्यक्तियों में जो एक भावनात्मक संघर्ष जो उत्पन्न हुआ, उसने व्यक्तियों को प्राकृतिक अवस्था को छोड़ने के लिए मजबूर किया और एक राज्य का निर्माण करने के लिए प्रेरित किया। तो इस प्रकार रूसो ने कहा है कि राज्य के निर्माण का जो सबसे बड़ा तर्क या कारण जो रूसो ने बताया है, वो इन शब्दों में बताया है कि उस व्यक्ति ने जिसने सर्वप्रथम भूमि के एक टुकड़े को घेर कर कहा कि यह मेरा है, तथा जिसको दूसरों ने स्वीकार कर लिया, वो नागरिक समाज का वास्तविक संस्थापक था। तो यहाँ पर रूसो ने नागरिक समाज की स्थापना का यह तर्क दिया कि संपत्ति की भावना का उदय, जनसंख्या वृद्धि ने एक प्रकार से राज्य के निर्माण को प्रेरित किया। लेकिन रूसो की इस प्राकृतिक अवस्था की भी विद्वान आलोचना करते हैं, जो इस प्रकार है कि मानव स्वभाव की उसने अपूर्ण व्याख्या की है। प्राकृतिक अवस्था का जो चित्रण किया गया वो काल्पनिक है, जैसा हमने पढ़ा, और संपत्ति की धारणा स्पष्ट रूप से उसने उसको प्रतिपादित नहीं किया। तो मानव स्वभाव के बारे में उसने यह बताया कि मानव स्वभावतः अच्छा, गुणी है, सीधा साधा है, और बाहरी परिस्थितियां ही मनुष्य में बुराइयों को जन्म देती है। यानी कि वो मनुष्य को जन्मजात बुरा नहीं मानता है, लेकिन मनुष्य को वो श्रेष्ठ मानता है। लेकिन रूसो ने यही कहा कि संपत्ति जैसा तत्व जो है, बाह्य तत्व, व्यक्ति को बुरा बना देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मानव में शुरू से ही आसुरी, दैवीय, बुराई, अच्छाई दोनों गुण जन्मजात मनुष्य में होते हैं। प्राकृतिक अवस्था का चित्रण भी काल्पनिक रहे, क्योंकि जिस अवस्था प्राकृतिक अवस्था का चित्रण रूसो द्वारा किया गया है वो काल्पनिक है, वो ऐतिहासिक नहीं है, क्योंकि इतिहास में वो कभी विद्यमान नहीं थी। तो इतिहास कभी नहीं कहता कि इस तरह की प्राकृतिक अवस्था थी जिसमें व्यक्ति इतना शांत था, सुखी था या आदर्श पूर्ण जीवन व्यतीत करता था। कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति को व्यक्ति में बुद्धि नहीं थी या व्यक्ति में भाषा का ज्ञान नहीं था, ऐसा नहीं है। क्योंकि व्यक्ति में प्राकृतिक अवस्था में भी बुद्धि, विवेक जैसे तत्व उसमें निहित होते हैं। संपत्ति की धारणा का स्पष्ट रूप से रूसो ने प्रतिपादन नहीं किया है। तो वह एक तरफ वो संपत्ति को सभी बुराइयों की जड़ मानता है, और कहीं पर उसने उसको तो कहीं कहीं उसको वो अच्छी भी चीज़ मानता है, तो कहीं पर उसने संपत्ति की आलोचना भी की है, और कहीं पर उसने संपत्ति जैसे तत्वों का समर्थन भी करता है। तो इस प्रकार उसके विचारों में विरोधाभास देखने को मिलता है।